आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज पूरे दिन भर की ख़बर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे गज़ा के अंदर पूरे दिन में आज क्या हुआ है। कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि इज़राइल ने पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली है कि जो गज़ा की मेन जगह हैं, खान यूनुस है, नुसरत कैंप है और इसके अलावा एक दो जगहें और हैं जहाँ पर एक्सटेंसिव तरीके से बॉम्बरमाइट होनी है, एयर स्ट्राइक होनी है। मकसद क्या है इसके पीछे? इसका मकसद यही है कि हमास के एक एक लड़ाके को ढूंढ कर निकालना और ख़त्म करना। क्योंकि सबसे मेन चीज़ यह है, नेतन्याहू अपनी सरकार को, अपने लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार उनकी और उनके लोगों के लिए हर समय प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। आज की खबर इतनी ख़तरनाक खबर आज की है, इतनी मायूस करने वाली खबर आज की है कि आप सुनेंगे थोड़ा मायूस हो जाएंगे, क्योंकि हम और आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी ज़िंदगी हम जी रहे हैं। आज की खबर की शुरुआत करते हैं कि आज गज़ा में क्या क्या हुआ है, पूरे मिडल ईस्ट में क्या क्या हुआ है और किन लोगों ने हम क्या कहा है गज़ा के लोगों के लिए, कौन गज़ा का साथ दे रहा है और कौन गज़ा का साथ नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। यहाँ पर सबसे पहले जो खबर आ रही है वो आ रही है गज़ा पट्टी से कि आज ही के दिन कम से कम 70 के आसपास में गज़ा के में 70 लोग शहीद हो गए हैं। जी हाँ, पढ़कर मैं आपको सुना देता हूँ क्या है। Israel carries out at least 30 air strikes within an hour in Gaza South, killing at least 70 Palestinians across the war-battered enclave since dawn। मतलब सुबह से अब तक ये 24 घंटे की खबर नहीं है। ये जो खबर आ रही है ये 1 घंटे की खबर आ रही है। ये 1 घंटे में कम से कम 70 पूरे गज़ा के अंदर लोग शहीद हो गए। और ये जो पूरी अभी जो आपको ये तफसीर से जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अल जज़ीरा के माध्यम से मैं आपको खबर बता रहा हूँ, किसी और दूसरे चैनल के माध्यम से नहीं। क्योंकि आप देखिए जो अल जज़ीरा के जो करस्पॉन्डर हैं या जो भी वहाँ पर रिपोर्टर हैं वही काम कर रहे हैं, वही कुछ चुनिंदा खबरें हम लोग तक पहुँच जाती हैं और वही मैं आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर इज़राइल ने कम से कम 70 फ़िलिस्तीनियों को हलाक कर दिया है। और इसके अलावा इज़राइल बॉम्ब्स नसर हॉस्पिटल इन खान यूनुस अगेन एज इट एक्सपेंड्स इस ग्राउंड ऑफेंसिव इन सर्दन गाज़ा, किलिंग एट लीस्ट 6 फ़िलिस्तीनियंस इन द सर्दन सिटी। मतलब आप देखिए, नसर हॉस्पिटल है गज़ा के अंदर और इस गज़ा में औरतों से संबंधित दुख बीमारियां हैं वो देखी जाती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ उसको देखा जाता है। मतलब ये है कि आप देखें जो गायनकोलॉजिस्ट गायनिकोलॉजिकल हॉस्पिटल है ये टोटली, और यहाँ पर पूरी तरीके से आउट ऑफ वर्क हो गया है ये हॉस्पिटल। इसके अलावा लोगों ने बहुत सारी कोशिश करी है कि ताकि दोबारा से जो कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल रह गए, खान यूनिस में है और इंडोनेशियन हॉस्पिटल है, कुछ जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर कुछ जो गज़ा के लोग हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश करी है कि कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई जो गज़ा के हॉस्पिटल हैं वो ऑपरेशनल रहें। लेकिन जहाँ से कुछ इज़राइल को ख़बर लगती है, उसकी मिलिट्री को ख़बर लगती है, तुरंत उस हॉस्पिटल को नेस्त नाबूद कर दिया जाता है। तीसरी खबर यह है कि सबसे जो मेन खबर है ये अमेरिका से खबर आ रही है। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जॉय बाइडेन, आपने सुना होगा उनके बारे में, बहुत सारी स्पीचों में नाम भी सुना होगा, देखा भी होगा उनको। उनको एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हो गई है। जी हाँ, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन डायग्नोस्ड विद एग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर। जी हाँ, प्रोस्टेट कैंसर से वो डायग्नोस्ड हुए हैं, उनका पता लगा है। अभी जो शुरुआती जो लक्षण हैं सिर्फ अभी यही पता लग पाया है। एक खबर ये भी आ रही है कि उसमें अभी ये मतलब ये जो कैंसर है जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी हड्डियों तक पहुंच चुका है। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यह है कि इसमें एक ख़बर यह है कि जो अपने टाइम में जब जॉय बाइडेन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट थे तो उस टाइम में वो सेकंड कार्यकाल के लिए भी उन्होंने नॉमिनेट हुए थे। लेकिन लोगों की प्रेशर की वजह से, क्योंकि उनकी एक तो उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दूसरा ये है कि एक हेल्थ वाइज वो सही नहीं है। बहुत सारी जगहों पे उनकी ज़बान लड़खड़ा गई है। कई बार आपने एक वीडियो भी देखा होगा, इस वीडियो में वो जहाज़ पर ऊपर चढ़ रहे हैं और अचानक से उनका पैर लड़खड़ा गया और वो गिर गए। तो यही वजह है, शुरुआती जो लक्षण है आहिस्ता आहिस्ता वो अब खुलकर सामने आए हैं। अब उनको प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस्ड हुआ है। अभी डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, अभी इलाज हो सकता है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। ये अभी जो शुरुआती लक्षण है,
अभी पूरी तरीके से जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। बहुत सारी किताबों में ये रिवील हुआ है कि जो उनके मिलने वाले थे, ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी के संबंधित जो लोग थे, जिनके साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने सेकंड कार्यकाल के लिए उनको नॉमिनेशन के लिए लोगों का जो उनके साथ में क्या हो रहा है, उनकी वीकनेस है, जो भी मतलब ये दिक्कत परेशानी है, लोगों से उनके बारे में छुपाया गया। लेकिन एंड में आकर जब बहुत ज़्यादा एक डिबेट में ट्रम्प के साथ में बहुत ज़्यादा लड़खड़ा गए, तो इसके बाद में उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया कि वह अब दोबारा से एज ए प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसके बाद में कमला हैरिस को एज ए नॉमिनेटेड किया गया सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। लेकिन एंड में क्या हुआ, आपने देखा कि ट्रम्प जीत गया। उसमें जो अमेरिका की जो नामचीन हस्तियां हैं, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति ओबामा हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने, उन्होंने सब ने जो बाइडेन की अच्छी सेहत की कामना करी है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छे काम करे हैं। हॉस्पिटल, मेडिकल इंडस्ट्री में, कैंसर के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम करे हैं। ये तो बात रही जो बाइडेन के बारे में कि क्या हुआ है। चौथी जो खबर है वो ये है कि यूएस पॉलिसी शिफ्ट्स ऑन सीरिया, यमन, ईरान बट नॉट इजराइल। मतलब आप ये देखिए, जो ट्रम्प ने अपना जो मध्यपूर्व का दौरा स्टार्ट किया, उस दौरे में उन्होंने इजराइल के बारे में कुछ बात नहीं करी। सबसे उनका मेन टॉपिक था कि कैसे न कैसे करके बड़ा इन्वेस्टमेंट वो हासिल किया जाए मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के थ्रू। सेकंड ये है कि सीरिया के बारे में। थर्ड ईरान के बारे में कि किस तरीके से जो न्यूक्लियर आर्म्स की कोशिश कर रहा है ईरान बनाने की, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, कोई मुआहदा उसके साथ में तय हो जाए, ताकि इस जो एक प्लान तैयार कर रहा है ईरान के, कैसे ना कैसे करके वो एक एटॉमिक पावर बन जाए, उसको रोक सके। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ट्रम्प ने अपने जो मिडल ईस्ट के दौरे में सिर्फ 3 चीज़ों पर सिर्फ फोकस किया है, सीरिया, ईरान और ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट। आपने जैसे देखा कि सबसे पहले वो सऊदी अरब गए, सऊदी अरब में MBS से उनकी मुलाकात हुई, और जब MBS से उनकी मुलाकात हुई है तो MBS ने सबसे पहले उनका ज़ोरदार तरीके से इस्तकबाल किया। खुद वो लेने के लिए भी आए एयरपोर्ट पर ट्रम्प को, और इसके बाद में $600 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट डील साइन हुई, अब तक की सबसे बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट डील साइन हुई है। और इसके अलावा इस डील के अंदर $134 ट्रिलियन की हथियारों की डील भी साइन हुई है, जो एडवांस जो हथियार हैं जो अमेरिकन कंपनीज बनाती हैं, अमेरिकन कंपनीज निर्यात करेंगी। दूसरी जो सबसे मेन चीज़ ये है कि UAE के अंदर गए, कतर के अंदर, तो मिलियंस ऑफ डॉलर की उन्होंने डील हासिल की वहाँ से। लेकिन इसराइल के बारे में, गज़ा के बारे में कुछ भी उन्होंने आपस में बातचीत नहीं करी। अहमद अल-शरा से भी यहाँ तक की बातचीत की। आप ये देखिए, जो अहमद अल-शरा था वो अपने टाइम में अल-कायदा से जुड़ा हुआ था, और अमेरिका ने $10 लाख का उस पर इनाम रखा हुआ था। और आज आप ये देखिए कि वो बंदा अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में बैठकर मुखातिब हो रहा है, आपस में बातचीत हुई है, डील साइन हुई है कि आने वाले टाइम में सीरिया के लिए जो अपने सेक्शंस अमेरिका ने लगाए हुए थे उनको बिल्कुल वो ख़त्म करने जा रहा है। इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हुई। इसके अलावा और जो ख़बर है वो ये है कि वेस्ट बैंक के आसपास में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, वीडियो प्रोड्यूसर भी थे वो, तो वहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। सबसे पहले उनको जो इज़राइल के जो इलीगल सेटलर्स हैं, जो इलीगल बसने वाले लोग हैं इज़राइल के अंदर, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम इज़राइली हैं, वेस्ट बैंक में वो ज़्यादातर हैं, इलीगल जगह हैं, लोगों से हड़प ली है, तो वहाँ पर वो कुछ उनकी वीडियोस बना रहे थे, तो वहाँ पर उनको पकड़ लिया गया। पहले तो सेटलर्स ने पकड़ा, और फिर सेटलर्स से उन्हें अच्छे तरीके से उनको मारा पीटा, और फिर इसके बाद में उनको मिलिट्री के हवाले कर दिया, और मिलिट्री ने भी खूब तरीके से उनकी मतलब अच्छी तरीके से बहुत पिटाई की है। खबर पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ क्या है। अमेरिकन जर्नलिस्ट एरिक मैडॉक्स was detained by the Israeli army after getting bitten by the illegal settlers in southern West Bank, a right group official said। हवाले से ये ख़बर आई है, बाकायदा बहुत सी इसकी वीडियोस भी आई हैं। उसमें बताया गया है कि अमेरिकन प्रोड्यूसर थे
कैलिफोर्निया से बिलोंग करते थे, उनको मारा पीटा गया है और इजराइल ने उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है। इसके अलावा जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि WHO ने वार्न कर दिया है, जो गज़ा के अंदर जो फेमाइन एक तरीके का रौंद रूप लिए हुआ है, बिल्कुल इजराइल ने बिल्कुल ब्लॉकेट कर रखा है हर पूरे बॉर्डर से, चाहे वो इजराइल से लगता हुआ हो बॉर्डर या इजराइल से, चाहे वो मिस्र से लगता हुआ बॉर्डर हो या इजराइल से लगता हुआ बॉर्डर, सब जगह से इजराइल ने पूर्ण नाकेबंदी कर रखी है। इस नाकेबंदी में कोई भी खाने की इमदाद ना तो आ रही है ना कुछ जा रही है, ना आ रहा है ना कोई जा रहा है, सिवाय इजराइल की मिलिट्रीज़ के अलावा। यहाँ पर खाने की लाइनों में लोग लगे हुए हैं, ऊपर से एरोप्लेन आते हैं, ख़त्म कर हो जाते हैं। छोटे से लेके बड़े तक सबकी यही हालत हो गई है, एक फेमाइन की एक हालत हो गई है बिल्कुल वहाँ पर गज़ा के अंदर। WHO ने वार्न कर दिया है, WHO ने वार्न करा है कि इजराइल की मोर देन 50 फिलिस्तीनियन इन गज़ा सिंस डाउन, मतलब 2 मिलियन स्टार्विंग, WHO वार्न्स ऑफ फेमाइन इन गज़ा। आप देखिए अभी जो मैं बता रहा था 20 लाख लोग फेमाइन की कगार पर खड़े हुए हैं, अगर उनको खाना नहीं मिला तो। वो छोटे से लेके बड़े तक सबकी हालत आप देख लीजिए क्या हो रही है गज़ा के अंदर। न्यूज़ आपके पास में आती रहती हैं। एक इंटरव्यू में मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो महमूद अब्बास हैं फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट, जब उनसे कुछ हमास के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल करे हमास के लिए, हमास के लड़ाकों के लिए। जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है ये हमास की वजह से ही हो रहा है। उनका इंटरव्यू मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ये बहुत हाथ लगा है मेरे। देखिए, इन एन टेलीवाइज्ड स्पीच लास्ट मंथ, फ़िलिस्तीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास क्रूडली लैश्ड आउट एट हमास। जब उनसे इंटरव्यू कोई बंदा ले रहा था, कोई न्यूज़ चैनल का, तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, बहुत उल्टे सीधे उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल करे हमास के लोगों के लिए, बहुत उल्टा सीधा बका। और हमास को उन्होंने पता है क्या कहा? सन्स ऑफ डॉग्स। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अल्फाज क्या कैसे हैं। एंड डिमांडिंग दैट दे डिसआर्म रिलीज द रिमेनिंग इजरायली कैप्टिव्स। उन्होंने ये भी कहा कि प्लीज़ जो आपके पास में कि जो कैप्टिव्स हैं, जो बंधक हैं, इजराइल के जो लोग हैं, वो आप उनको रिहा कर दें और डिसआर्म हो जाएं, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लें, अपने एक हथियार को ख़त्म कर लें बिल्कुल वहाँ से, अगर आप फ़िलिस्तीन के लोगों की अगर आप भलाई चाहते हैं तो। और सुनिए क्या कहा। इन हिज स्पीच ही सीम टू फॉरगेट हिज प्रीवियस प्ली टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द ऑक्यूपायर्स एग्रेशन इन May 2023 when he addressed the United Nations. People of the world protect us, Abbas said. Aren't we human beings? Even animals should be protected. जो पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अब्बास ने कहा इस बात को। कि हम ह्यूमन नहीं हैं, कि हम इंसान नहीं हैं, कि हम यार जानवर भी होते हैं, उनकी भी हम देखा भाली करते हैं, पालते हैं। कोई बाहर का भी कोई जानवर होता है गली मोहल्लों में फिरता हुआ, उसके भी यार हम हमारे दिल में मतलब ये है कि एक फीलिंग होती है। हम तो फिर भी इंसान हैं, कि हमारे साथ में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। और सबसे एंड में एक खुफिया जो जानकारी उन्होंने साझा करी वो ये बताई कि दिस पास्ट February Israeli media reported that Saudi Arabia had put forward a plan for Gaza centered on disarming Hamas and removing the group from the power. मतलब इसराइल की तरफ से पूरी तरीके से प्लानिंग हो रही है कि हमास के लोगों को, हमास के लड़ाकों को पूरी तरीके से डिसआर्म कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें उसकी पावर को, और तब कहीं जाकर कुछ थोड़ी बहुत इमदाद पहुंच सकती है। और इसके अलावा सऊदी ने और UAE ने ये कहा है हम तब तक, मतलब ये है कि जो 2 स्टेट का सॉल्यूशन है, ये दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन का जो प्लान है, हम उस पर फाइनेंशियली जब तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जब तक हमास डिसआर्म नहीं हो जाता। तो ये बोली किसकी बोली जा रही है? ये बोली आप देखिए 2 ही कंट्रीज हैं, उनकी बोली ये बोली जा रही है। ये थी आज की पूरी दिन भर की खबर जो मैंने आपके साथ में साझा की है। उम्मीद करता हूँ कि आपने थोड़ा सा इसको महसूस करा होगा कि गज़ा के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।